हेलो एवरीवन। अच्छा, एक बात सोचिए। जैसे एक स्कूल चलता है, उसका एक पूरा सिस्टम होता है ना? प्रिंसिपल हैं, टीचर्स हैं, कुछ रूल्स होते हैं। बिल्कुल वैसे ही हमारा इतना बड़ा देश ये कैसे चलता होगा? और जब देश के लिए कोई बहुत ही बड़ा, सबकी जिंदगी बदलने वाला फैसला लेना हो, फॉर एग्जाम्पल सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन का फैसला, तो आखिर ये फैसला लेता कौन है और कैसे लेता है? चलिए आज इस पूरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस को ही समझते हैं। तो इस चैप्टर में हम आगे क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले एक सरकारी ऑर्डर की असली कहानी, एक ऐसा ऑर्डर जिसने पूरे देश में एक तूफान सा ला दिया था। फिर हम उन 3 मेन इंस्टीट्यूशंस को समझेंगे जो देश को चलाती हैं। पहली है पार्लियामेंट, मतलब हमारी संसद। दूसरी है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, यानी वो सरकार जो फैसले लागू करती हैं। और तीसरी है जुडिशरी, यानी हमारी अदालतें जो इंसाफ करती हैं। एक एक करके सबको देखेंगे। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं उस असली कहानी से। ये कहानी है एक बहुत बड़े पॉलिसी डिसीजन की, एक ऐसा फैसला जो सिर्फ एक पेज के सरकारी ऑर्डर से लिया गया था। इस ऑर्डर को कहते हैं ऑफिस मेमोरेंडम। ये देखिए स्क्रीन पर, यही है वो हिस्टोरिक सरकारी आदेश। तारीख पर गौर कीजिए, 13 अगस्त 1990। इसी को ऑफिस मेमोरेंडम या शॉर्ट में ओएम कहते हैं। अब ये होता क्या है? बेसिकली ये सरकार का एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन है, एक ऑर्डर है। देखने में तो ये बस एक मामूली सा सर्कुलर लग रहा है ना, लेकिन इस एक पन्ने ने सोचिए पूरे देश में सालों तक चलने वाली एक जबरदस्त बहस छेड़ दी। इसमें लिखा क्या था? इसमें लिखा था कि अब से सेंटर गवर्नमेंट की जॉब्स में 27% सीटें सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस यानी SEBC के लिए रिजर्व होंगी। तो अब सवाल उठता है कि ये SEBC आखिर हैं कौन? इसका फुल फॉर्म है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। ये एक नया टर्म था उन जातियों के लोगों के लिए जिन्हें सरकार सोशल लेवल पर और एजुकेशन के लेवल पर पिछड़ा मानती थी। देखिए, इससे पहले तक जॉब्स में रिजर्वेशन सिर्फ शेड्यूल्ड कास्ट्स यानी SCs और शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी STs को ही मिलता था। लेकिन अब इस ऑर्डर से SEBC नाम की एक तीसरी कैटेगरी बना दी गई थी। अब देखिए, ये जो फैसला था ना, ये रातों रात नहीं लिया गया था। इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है। ये सफ़र शुरू हुआ था 1979 में, जब सरकार ने मंडल कमीशन बनाया। इस कमीशन को काम दिया गया था कि पिछड़े वर्गों की पहचान करे। 1980 में कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी और कहा कि 27% रिजर्वेशन होना चाहिए, लेकिन कई सालों तक इस रिपोर्ट पर कोई एक्शन ही नहीं हुआ। फिर आया 1989 का इलेक्शन। जनता दल पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया कि अगर हम जीते तो इस रिपोर्ट को लागू करेंगे, और वो जीत गए। तो 1990 में कैबिनेट ने इस रिकमेंडेशन को लागू करने का फैसला किया और 13 अगस्त को वो OM जारी हो गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। मामला सीधा पहुंचा कोर्ट और आखिर में 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना फाइनल फैसला सुनाया। और जैसे ही ये ऑर्डर आया, पूरे देश में मानो एक तूफान सा आ गया। एक तरफ कुछ लोग थे जिन्होंने इसका जोर शोर से स्वागत किया। उन्हें लगा कि आखिर उन्हें उनका हक मिल रहा है। दूसरी तरफ कई जगहों पर इसके खिलाफ जबरदस्त प्रोटेस्ट शुरू हो गए। देश में एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया। तो इस विवाद को सुलझाया किसने? यहां आती है हमारी तीसरी इंस्टीट्यूशन, द सुप्रीम कोर्ट। एक बहुत ही फेमस केस है इंदिरा सवानी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार का यह फैसला बिल्कुल सही है, वैलिड है। लेकिन कोर्ट ने एक मॉडिफिकेशन किया, एक शर्त रखी। उन्होंने सरकार से कहा कि पिछड़े वर्गों में जो लोग वेल टू डू हैं, यानी आर्थिक रूप से आगे हैं, जिन्हें क्रीमी लेयर भी कहा जाता है, उन्हें इस रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलना चाहिए। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या समझ में आया? यही कि एक देश को चलाने के लिए इंस्टीट्यूशंस यानी संस्थाएं क्यों जरूरी हैं। देखिए, इस एक केस में ही प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट ने मिलकर फैसला लिया। सिविल सर्वेंट्स ने उस फैसले का ऑर्डर बनाया और उसको लागू किया। और जब उस फैसले पर विवाद हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको सुलझाया। ये तीनों इंस्टीट्यूशंस मिलकर ही तो देश का पूरा सिस्टम चलाती हैं। यही है डेमोक्रेसी के, आप कह सकते हैं, रूल्स ऑफ द गेम। चलिए अब एक एक करके इन इंस्टीट्यूशंस को ठीक से समझते हैं। सबसे पहले हमारी संसद यानी पार्लियामेंट। अब हो सकता है कोई सोचे कि वेट अ मिनट, मंडल कमीशन वाले फैसले में तो पार्लियामेंट का नाम कहीं आया ही नहीं, फैसला तो कैबिनेट ने लिया था। बिल्कुल सही बात है, यह फैसला सीधे पार्लियामेंट में नहीं लिया गया, लेकिन इस रिपोर्ट पर पार्लियामेंट में लंबी चौड़ी चर्चाएं हुई थी और इन्हीं डिस्कशंस ने सरकार पर एक तरह का प्रेशर बनाया। सोचकर देखिए, अगर पार्लियामेंट इस फैसले के खिलाफ होती तो सरकार की हिम्मत ही नहीं होती कि वो इसे आगे बढ़ा पाए।
तो आखिर पार्लियामेंट की जरूरत है ही क्यों? इसके 4 मेन काम है, बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए। पहला, देश के लिए कोई भी कानून बनाने की जो आखिरी पावर है वो पार्लियामेंट के पास है। दूसरा, ये सरकार पर कंट्रोल रखती है, उनसे सवाल पूछती है, उनको जवाबदेह बनाती है। तीसरा, सरकार के पास जितना भी पैसा है यानी पब्लिक मनी, उस पर पार्लियामेंट का कंट्रोल होता है। सरकार उसकी मर्जी के बिना 1 रुपया भी खर्च नहीं कर सकती। और चौथा, ये देश का सबसे बड़ा मंच है, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, जहां नेशनल इश्यूज पर डिस्कशन और डिबेट होती। अब हमारे पार्लियामेंट के 2 हिस्से हैं या 2 हाउसेज हैं। पहला है लोकसभा, जिसे हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं, क्योंकि इसके मेंबर्स को हम लोग, जनता, डायरेक्टली वोट देकर चुनती है। दूसरा है राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जिसके मेंबर्स को स्टेट्स के चुने हुए एमएलएज चुनते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है? तो इसका सीधा सा जवाब है लोकसभा। ऐसा क्यों है? 3 बड़े कारण हैं। पहला, पैसे से जुड़े मामलों में यानी मनी बिल्स पर लोकसभा का फैसला ही आखिरी माना जाता है। दूसरा, सरकार भी तभी तक पावर में रहती है जब तक उसे लोकसभा में मेजॉरिटी हासिल हो। और तीसरा, अगर किसी बिल पर दोनों हाउसेज में डिसएग्रीमेंट हो जाए तो एक जॉइंट सेशन बुलाया जाता है, और क्योंकि लोकसभा के मेंबर्स ज्यादा होते हैं तो आमतौर पर फैसला उनके ही फेवर में जाता है। अच्छा, चलिए मान लेते हैं पार्लियामेंट ने कानून बना दिया, लेकिन उस कानून को जमीन पर असलियत में लागू कौन करेगा? ये काम है एग्जीक्यूटिव का। जैसे आप सोचिए, एक कंपनी का सीईओ होता है जो कंपनी के प्लान्स को एग्जीक्यूट करता है, उन्हें लागू करता है। बिल्कुल वैसे ही सरकार की पॉलिसीज को एग्जीक्यूटिव लागू करती है। अब ये एग्जीक्यूटिव भी 2 तरह के होते हैं। पहले हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। ये हमारे नेता लोग हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर और उनके सारे मिनिस्टर्स, जिन्हें जनता एक खास टाइम यानी 5 साल के लिए चुनती है। दूसरे हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव। ये हैं सिविल सर्वेंट्स, जैसे आईएएस, आईपीएस ऑफिसर्स, जो एग्जाम पास करके आते हैं और रिटायरमेंट तक काम करते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। एक मिनिस्टर, जो जरूरी नहीं कि अपने सब्जेक्ट का एक्सपर्ट हो, वो एक हाईली एक्सपर्ट आईएएस ऑफिसर से ज्यादा पावरफुल क्यों होता है? इसका जवाब डेमोक्रेसी के हार्ट में है, क्योंकि डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी पावर जनता की है और मिनिस्टर जनता का चुना हुआ रिप्रेजेंटेटिव है, इसलिए आखिरी फैसला लेने का हक उसी का होता है, भले ही वो एक्सपर्ट की सलाह पर काम कर रहा हो। तो पूरी सरकार में सबसे पावरफुल कौन? विदाउट अ डाउट द प्राइम मिनिस्टर। पीएम पूरे गवर्नमेंट का हेड होता है, जैसे एक क्रिकेट टीम का कैप्टन। वही कैबिनेट मीटिंग्स को लीड करता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के काम में कोऑर्डिनेशन बिठाता है। कौन सा मिनिस्टर क्या काम करेगा ये भी पीएम ही डिसाइड करता है। वो चाहे तो किसी मिनिस्टर को हटा भी सकता है। और सबसे बड़ी बात, अगर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर दे तो पूरी की पूरी मिनिस्ट्री को रिजाइन करना पड़ता है, सरकार गिर जाती है। हाँ, एक चीज है, जब कोलिशन गवर्नमेंट्स यानी मिलीजुली सरकारें होती हैं ना, तब पीएम को सबको साथ लेकर चलना पड़ता है, इसलिए उस वक्त उनकी पावर्स पर थोड़े से कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं। तो फिर प्रेसिडेंट का क्या रोल है? अगर पीएम हेड ऑफ द गवर्नमेंट है तो प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट है, मतलब पूरे देश के हेड। इसको ऐसे समझिए, जैसे स्कूल में प्रिंसिपल, जो पीएम की तरह है, सारे डेली काम देखता है, लेकिन हर बड़े फंक्शन में स्कूल का ट्रस्टी, जो प्रेसिडेंट की तरह है, चीफ गेस्ट होता है और सब कुछ उसके नाम पर होता है। प्रेसिडेंट की पावर्स नॉमिनल हैं, यानी नाम मात्र की। देश के सारे बड़े काम, सारे कानून सब प्रेसिडेंट के नाम से ही जारी होते हैं, लेकिन उनके पीछे का असली फैसला पीएम और उनकी कैबिनेट का ही होता है। और अब आते हैं हमारी तीसरी और बहुत ही जरूरी इंस्टीट्यूशन पर, द जुडिशरी, यानी हमारी अदालतें। याद कीजिए, चैप्टर की शुरुआत में जो मंडल कमीशन का विवाद था, उसे आखिर सुलझाया किसने था? जुडिशरी ने ही। ये हमारे संविधान की, हमारे देश की रूल बुक की गार्डियन है, उसकी रक्षक है। भारत की जुडिशरी की सबसे बड़ी खासियत है कि वो इंडिपेंडेंट है, आजाद है। इसका मतलब है कि वो सरकार या पार्लियामेंट के किसी भी प्रेशर में काम नहीं करती। सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट। अब इसका काम क्या क्या है? पहला, लोगों के बीच या सरकार और लोगों के बीच के झगड़ों को सुलझाना। दूसरा, हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना। और तीसरी, इसकी सबसे बड़ी पावर है जुडिशियल रिव्यू। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून बना दे जो संविधान के, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो, तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को रद्द कर सकती है। बिल्कुल वैसे जैसे क्रिकेट में अंपायर एक गलत बॉल को नो बॉल करार दे देता है। चलिए अब फटाफट एग्जाम के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं। इनको बिल्कुल मिस नहीं करना है। पहला, वो ओएम का नंबर और तारीख, ये 1 मार्क क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। दूसरा, मंडल कमीशन 1979, इसने 27% रिजर्वेशन की सिफारिश की थी। तीसरा, एसईबीसी का फुल फॉर्म, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। चौथा, एक कॉमन गलती,
पार्लियामेंट का मतलब सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा नहीं होता, प्रेसिडेंट भी इसका हिस्सा है। 5वां, लोकसभा राज्यसभा से ज्यादा पावरफुल क्यों है? इसके 3 रीजन हमेशा याद रखिए: जॉइंट सेशन, मनी बिल और नो कॉन्फिडेंस मोशन। और छठा, सबसे इंपॉर्टेंट, जुडिशियल रिव्यू, यानी संविधान के खिलाफ बने कानून को रद्द करने की सुप्रीम कोर्ट की पावर। अच्छा, अब एक सवाल, थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए। हमने डिस्कस किया था कि एक चुना हुआ मिनिस्टर, जो जरूरी नहीं कि एक्सपर्ट हो, वो एक एक्सपर्ट सिविल सर्वेंट से ज्यादा पावरफुल क्यों होता है? सोचिएगा जरूर। इसका जवाब, जैसे मैंने पहले भी कहा, डेमोक्रेसी के सबसे बुनियादी उसूल में ही छुपा है। चलिए एक और सिचुएशन इमेजिन करते हैं। मान लीजिए लोकसभा ने एक बिल पास कर दिया, लेकिन राज्यसभा उससे एग्री नहीं करती। अब क्या होगा? ये जो डेडलॉक बन गया है, ये कैसे टूटेगा? और आखिर में किसकी बात माने जाने के चांसेस ज्यादा हैं, लोकसभा या राज्यसभा? हिंट याद कीजिए, हमने जॉइंट सेशन के बारे में क्या बात की। चलिए अब देखते हैं कि एग्जाम में इस चैप्टर से किस तरह के सवाल बन सकते हैं। जैसे 1 मार्क में बिल्कुल सीधा सवाल आ सकता है, व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू? 3 मार्क्स में डिफरेंस बताने वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव में क्या फर्क है? और 5 मार्क्स के लॉन्ग आंसर के लिए पार्लियामेंट की पावर्स या फिर लोकसभा राज्यसभा से ज्यादा पावरफुल क्यों है, ये एक बहुत ही कॉमन और इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए एक छोटा सा इमेजिनेशन एक्सरसाइज करते हैं। आंखें बंद करके सोचिए कि एक दिन के लिए आप एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और लोकसभा में बैठे हैं। क्या दिख रहा है आसपास? कहीं कोई मिनिस्टर से तीखे सवाल पूछ रहा है, कहीं किसी नए कानून पर जोरदार बहस चल रही है और सरकार अपनी रिपोर्ट पेश कर रही है। ये जो पूरा माहौल है ना, यही है पार्लियामेंट का असली काम, सरकार को अकाउंटेबल यानी जवाबदेह बनाए रखना। इस चैप्टर में स्टूडेंट्स अक्सर 3 कॉमन मिस्टेक्स करते हैं जिनसे हमें बचना है। पहली, प्रेसिडेंट और पीएम की पावर्स में कंफ्यूजन। हमेशा याद रखिए, प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड हैं, नाम के हेड। असली पावर पीएम के पास है। दूसरी गलती, राज्यसभा को अपर हाउस सुनकर उसे ज्यादा पावरफुल समझ लेना। नहीं, ज्यादा पावरफुल लोकसभा है। और तीसरी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट को एक ही चीज समझ लेना। इसको क्रिकेट टीम से समझिए। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पूरी 15 लोगों की टीम है, लेकिन कैबिनेट वो कोर टीम है, कैप्टन, वाइस कैप्टन जैसे 4-5 सीनियर प्लेयर्स जो सारे मेन फैसले लेते हैं। चलिए अब पूरे चैप्टर का 1 मिनट में रैपिड रिवीजन। पॉइंट नंबर 1, 3 मेन इंस्टीट्यूशंस देश चलाती हैं: लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। पॉइंट 2, मंडल कमीशन, 27% रिजर्वेशन फॉर SEBC। पॉइंट 3, पार्लियामेंट कानून बनाती है और सरकार को कंट्रोल करती है, और इसमें लोकसभा सुप्रीम है। पॉइंट 4, एग्जीक्यूटिव 2 तरह की, पॉलिटिकल यानी मिनिस्टर्स और परमानेंट यानी सिविल सर्वेंट्स। असली हेड पीएम है। पॉइंट 5, जुडिशरी, एक इंडिपेंडेंट बॉडी जो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करती है। दैट्स इट। और आखिर में कुछ फाइनल एग्जाम टिप्स। इस चैप्टर से लॉन्ग आंसर्स के लिए मंडल कमीशन का पूरा केस स्टडी और प्राइम मिनिस्टर की पावर्स, ये 2 टॉपिक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इन्हें बहुत अच्छे से तैयार करना है। और हाँ, सिविक्स को कभी बोरिंग सब्जेक्ट मत समझना। सच तो ये है कि ये सब्जेक्ट आपको पावर देता है, ये समझने की पावर कि आपका अपना देश आखिर चलता कैसे है। तो हमेशा सीखते रहिए, क्यूरियस बने रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।